नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने टॉप 30 की सीरीज कर रहे हैं उसी में आज जो है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने वाइस प्रिंसिपल का जो 2016 का पेपर था उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज का जो पेपर है 2018 में ये पेपर आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में ही क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसकी आपकी सीरीज के 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकेंड क्लास हुई थी वहाँ पे एक क्वेश्चन था 25 इंच का कंप्यूटर को लेके, तो उसका आंसर डी होगा। तो मैंने पिन भी कर दिया है। ठीक है, फिर आप लोग एक बार चेक कर लेना उसको। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है जिसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो वर्ड क्या है, फिकंड। तो एक्सो सबसे पहले इसका दिया है एक्सोर्बिटेंट होता है या फिर स्टेराइल होता है या फिर इनेन होता है या फिर डिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चारों वर्ड के मीनिंग देख लेंगे। जो आपका एक्सोर्बिटेंट है उसका मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, क्या मतलब होता है, अत्यधिक। और फिर इसके बाद जो दूसरा आपका दिया गया है, एक दिया गया है यहाँ पे इनेन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेहुदा, बेहुदा। इसके बाद तीसरा जो आपका है डिस्टेंस, इसका तो पता होगा आपको, इसका होता है दूर। ठीक है, तो जो आपका फिकंड है इसका क्या मतलब होता है, फिकंड का मतलब होता है आपकी जो फर्टिलाइज वगैरह है, जो उपजाऊ जमीन वगैरह है उसी से ये वर्ड निकला है। तो फिकंड मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है सर्टेरिल, इसका मतलब होता है बंजर। तो आपको अपोजिट ऑप्शन में आ गया होगा, उपजाऊ का अपोजिट क्या हो जाएगा, उपजाऊ का अपोजिट हो जाएगा बंजर। जो बंजर जमीन होती है उसको ही बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्टेराइल। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो और दूसरे ऑप्शन है उनकी भी आपको मीनिंग इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि किसका क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर यहाँ से जैसे आपको मीनिंग पता है तो यहाँ से अगर पूछता है तो आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाती हैं कि इसके अपोजिट क्या हो सकता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। अगर कोई नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई नहीं का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे गलती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आई, ये एक पार्ट दिया गया, इसका लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है इसको सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे। जाएगा आपका आई लुक फॉरवर्ड टू हियर। जब लुक फॉरवर्ड ऐसे कुछ आता है, मैं तुम्हारी तरफ देख के, तो क्या होगा, देख के सुन रहा हूँ, तो आप सुन रहा में क्या आ जाएगा, हियरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हियर की जगह आपका आएगा हियरिंग। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला में मिस्टेक है, जहाँ पे हियर की जगह पे क्या आएगा, हियरिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो सही सेंटेंस ये होगा आपका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है, द फॉलोइंग इडियम्स इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स, चूज द वन हु विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग। यहाँ पे एक इडियम्स दिया गया है, उसको आपको बताना है कि इसमें से इस इडियम्स का रियल में मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इडियम्स पढ़ लेते हैं। टू वाइप द स्लेट क्लीन, ठीक है, टू रिस्टोर ऑर्डर इन ए अनरूली सिचुएशन, या फिर टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, टू मेक अप फॉर ए लॉस्ट फॉर्चून, इसका टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम वंस पाथ। तो यहाँ पे जो टू वाइप द स्लेट क्लीन, ठीक, इसका रियल मीनिंग हो जाएगा टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उसका आपका मीनिंग बताना है कि क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया, सी हैज सम रेदर कंटेंटियस व्यूज ऑन रिलीजन। ठीक, इसका जो कंटेंटियस दिया गया है इसका आपको मीनिंग बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले दिया गया है आपका सब्सटेंशियल, ठीक है, इसका निगेटिव दिया गया है इनवॉलेंट्री दिया गया है कॉजिंग डिसएग्रीमेंट। ठीक, तो यहाँ पे रियल मीनिंग हो जाएगा कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, मतलब जो रिलीजन को लेके उसके थॉट हैं वो उसके अपने कुछ पर्सनल कारण है, इसका ये मतलब होता है कॉन्टेंटियस का मतलब कि उसके कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, उसके कुछ पर्सनल कारण है, इस वजह से वो रिलीजन के जो भी खिलाफ है या व्यूज हैं, रिलीजन को लेके व्यूज हैं वो हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ आपके दिए गए हैं, जैसे डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस नंबर 5 एंड 6, 5 एंड 6 के लिए डायरेक्शन दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोइंग बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। ठीक, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, उसको सही से डिस्क्राइब करना है कि कौन सा वाला आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है थिंक टैंक। ठीक है, एक तो जो हमारा नीति आयोग है उसको क्या बोलते हैं, थिंक टैंक। ये आपको बात पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो। और जो नीति आयोग किसकी जगह पे आया था, प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह पे नीति आयोग आया था। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसी वेस्टेड with powers overseas and assess policy measures, a group of experts brought together to develop ideas on a particular subject and to make suggestion for action। ठीक है, a nodal agency of the state that gathers data and informations about the citizens over glass houses installed inside libraries to used by members। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नीति आयोग क्या है, अगर आपको नीति आयोग पता है उसको थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक है, और ये किसकी जगह पे आया था, प्लानिंग कमीशन की जगह पे। तो ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ब्रॉट टुगेदर टू डेवलप आइडियाज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड टू मेक सजेशन ऑफ एक्शन। तो आपका यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के बारे में ही यहाँ पे पूछा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 6 नंबर दिया गया है इसको आपको बताना है। ठीक है, अब ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होती है। ये टीचिंग का एक मेथड है जिसको क्लासरूम में टीचर्स यूज भी करते हैं। ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है जैसे आपने कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया, ठीक है, बच्चों को। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब आप उसके बारे में पहले कुछ नहीं बताएंगे, तो बच्चों से पूछेंगे कि किसको कितना ज़्यादा पता है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ऐसी चीज़ों में बच्चों के आइडियाज़ जो होते हैं हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि बच्चे उस टॉपिक को लेके क्या सोचते हैं, क्या उनके आइडियाज़ हैं। ठीक है, या फिर डिबेट वगैरह होती है, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है तो कोई बच्चा कुछ बोलता है, कोई बच्चा कुछ बोलता है। ठीक है, तो उसको ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, मतलब उनके आइडियाज़ को निकालना बाहर, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, तो आप आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पे सही से। अ सेशन विद द साइकेट्रिस्ट इन विच एनालाइज्ड अंडरगोज अ रिगोरियस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, अ कन्फेशन इन ए चर्च वेयर द फादर मेक्स एलेबोरेट हियरिंग ऑन द पास्ट सिंस। ठीक है, एन एक्टिविटी इनसाइड ए क्लासरूम विच मोरली ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन टीचर एंड द टॉट। इसके बाद एन एक्टिविटी इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल मीट टू सजेस्ट ए लॉट ऑफ न्यू आइडियाज फॉर पॉसिबल डेवलपमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, न्यू आइडियाज निकालते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका क्या होगा, एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम लोग न्यू आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं इसकी कोशिश की जाती है। समझ में आ गया, नीति आयोग आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी चल गया होगा, जो लोग नहीं जानते हैं। नीति आयोग को क्या बोलते हैं, थिंक टैंक। ठीक है, जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम करते हैं पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, और इसके बाद ब्रेन स्ट्रॉमिंग में आपको समझ में आ गया होगा।
और ये टीचिंग से रिलेटेड भी है, तो टीचिंग जैसे टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया गया है, जिसमें पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ, मतलब ये जो दिया गया है इसको आपको बताना है कहाँ पे क्या चीज होगी। ठीक है, ही डाई लास्ट वीक आफ्टर ए लॉन्ग फाइट विथ कैंसर। वह एक कैंसर से पीड़ित बीमारी की वजह से लास्ट वीक में खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चला खत्म हो गया, इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है तब कौन सी चीज आती है, ही डाई। यहाँ पे केवल डाई दिया गया है, तो हो गया ऐसे जब आते हैं तो ये आपके किस में आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये सेंटेंस कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, गया, किया, खाया, पिया, ऐसे। तो वहां पे हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डाइड लास्ट वीक आफ्टर ए लॉन्ग फाइट विथ कैंसर। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा ऐसे सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ड की, जहां पे भी आपको दिखता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी आपको बताना है कि सही क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सी गोज शॉपिंग एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी। वो मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास तो हमेशा शॉपिंग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी गोज शॉपिंग, वो शॉपिंग जाती है, एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब जब भी उसको मौका मिलता है तो वो शॉपिंग चली जाती है, ये बात पूछ रहा है। अब यहाँ पे जब सही से पढ़ेंगे, सी गो शॉपिंग एट एन, एन का मतलब क्या हो गया, एक। ठीक है, और फिर लिखा है एवरी, मतलब सभी। जब एक हो गया सभी हो गया तो इन दोनों का कोई मेल नहीं बन रहा है ना, कि एक में जाती है फिर सभी में जाती है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा आपका। ठीक है, सेकेंड वाला सही हो जाएगा, एट एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एन का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर उसको एक जगह पे बांध दिया गया। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलोज। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब बतानी है। क्या बतानी है, वर्ब जो इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया इट इज इंसिस्ट, फिर वर्ब के लिए जगह छोड़िए, वेन टू बिगिन देयर माइग्रेशन। ठीक, इट इज इंस्टेंट, दैट टोल्ड द बर्ड्स, दैट टेल्स द बर्ड, दैट वॉज टेलिंग द वर्ड्स, दैट इज टेलिंग द वर्ड। इट इज इंस्टेंट मतलब ये इंस्टेंट किया गया, दैट टेल्स जो बताता है, तो बताता है में हमेशा ई या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से बताना है कि क्या सही हो जाएगा। हरी ऑलवेज लेंट अ सिंपैथेटिक ईयर, और फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इफ यू हैड प्रॉब्लम्स, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव बीन हैविंग प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हरी ऑलवेज लेंट अ सिंपैथेटिक ईयर इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, जिसे आप ये करते रहेंगे क्लासेस तो आपको आ जाएगा। और टेंस तो आप सबको आते ही होंगे, क्योंकि टेंस हम लोगों को क्लास छोटे से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी के। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी नाम पुल्लिंग है। कौन सा नदी नाम पुल्लिंग है, कौन सी नदी है जो पुल्लिंग में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी है, यमुना, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो पुल्लिंग में कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग में आती है। ठीक है,
बाकी आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिए गए यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पे सर्वनाम बताना है। यह कोई नई पुस्तक नहीं है, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, यहाँ पे सर्वनाम पूछा है। निजवाचक, निजवाचक कौन से सर्वनाम होते हैं, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। जो निजवाचक होते हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ। निजवाचक, ठीक है, जब केवल अपनी बात की जाए, अपने आप की, आपकी, अपनी, मतलब पर्सनल, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोले मैंने खाना खाया, ठीक है, मैं ये मेरी पुस्तक है, मतलब अपनी बात की जा रही है ना, तो आपका हमेशा निजवाचक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक है, ये कोई नई पुस्तक नहीं है, तो अनिश्चय नहीं है क्योंकि पुस्तक की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं पता नहीं चल रहा है। निश्चयवाचक, ठीक है, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे अनिश्चय क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक की बात की जा रही है, मतलब पता है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक भी नहीं होगा। पुरुषवाचक में क्या है कि पुस्तक, यह कोई नई पुस्तक नहीं है। निश्चयवाचक यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि पुस्तक की बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि पुस्तक की बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। अब इस एक पंक्ति है, इसके रचनाकार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, सूरदास है, कबीरदास है, या फिर कुंभनदास है, या फिर तुलसीदास है, ठीक है। तो इस रचना के रचनाकार हैं कुंभनदास, ठीक है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये आप याद रखो, ये रीजनल भाषा वाली जो हिंदी है उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। यहाँ पर रेखांकित तो दिए ही नहीं गया है, तो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया, कारक पूछा गया है। कारक हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, मतलब मुझे जो खाना मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, कमाई की वजह से, मतलब कमाई करता हूँ इस तब खाना मिलता है। तो करण हो जाएगा, अधिकरण, अपादान, कर्ता, ठीक है। तो कर्ता तो नहीं होगा आपका, ठीक है। अपादान नहीं होगा, अपादान में क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो तो अपादान होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, करण कौन सा होता है, के द्वारा, से, तो यहाँ पे के द्वारा, कमाई के द्वारा ही खाना मिलता है, तो आपका यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कारक से क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रामनाथ प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी का कोई उपन्यास है जहाँ पे एक पात्र है रामनाथ, तो वो पूछा गया किस उपन्यास से है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कर्म भूमि से, गबन से, या फिर रंगभूमि, या सेवा सदन। तो ये किस उपन्यासकार से है, ये आपका जो गबन उपन्यास है काफ़ी फेमस भी है प्रेमचंद जी का, तो वहाँ पे एक किरदार है कौन, रामनाथ, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छायावाद के किस कवि में रहस्यवाद की प्रकृति सर्वाधिक पाई जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो किसमें पाई जाती है ये, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये संधि विच्छेद का आपका क्वेश्चन है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, तो जब इसको हम लोग इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाता है, उत प्लस श्वास, ठीक है। इस प्रकार से ये उत लिखा है आप लोग, उत प्लस श्वास, तो ये मिलके क्या बनता है, उच्छ्वास, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि मम्मट के अनुसार लक्षणा के मुख्य भेद क्या है। यहाँ पे काफ़ी टफ हिंदी है ये, लेकिन आपको ये हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। मम्मट के अनुसार
लक्षणा के मुख्य भेद क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो मुख्य भेद 3 है, 5 है, 4 है या फिर 2 है। तो ये इसके यहाँ पे इसका आंसर ये है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो एक विद्वान थे मम्मट। ठीक है, उन्होंने 2 भेद बताए थे। कितने बताए थे? 2 भेद। अब 2 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है रूड़ा, ठीक है, एक होता है आपका प्रयोजनवती। ठीक, ये 2 भेद बताए थे। कौन से? रूड़ा और प्रयोजनवती। ठीक, इतना ही आप लोग जानो, इतना डिटेल नहीं पूछा क्योंकि ये 22 प्रिंसिपल का पेपर है तो थोड़ा सा टफ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सौर श्रेणी अपभ्रंश से संबंध नहीं रखती है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बघेली, राजस्थानी। तो कौन सी है? बघेली नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? दर्शन है, रहस्य है, आनंद है या फिर कर्म है? तो कौन सा है? आनंद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये करंट अफेयर को लेके आपके क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि भारतीय वनस्पति शोध जो IIVR है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इनको। तो सबसे पहले तो IIVR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? पुणे में है, वाराणसी में है, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? तो ये है आपका वाराणसी में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में शुचित्व सागरम अथवा क्लियर सी नामक अभियान प्रारंभ किया है? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे था आपका महाराष्ट्र मत्स्य पालन मंत्रालय, तमिलनाडु मत्स्य पालन मंत्रालय, गुजरात मत्स्य पालन मंत्रालय या फिर केरल मत्स्य पालन मंत्रालय। तो ये आपका था केरल मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या पूछा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके भारतीय संविधान से क्वेश्चन है और वो भी प्रियम्बल से है। जो NCERT की बुक्स हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रियम्बल वगैरह या फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीज़ों के बारे में बताया भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सत्य कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले संविधान 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इंटीग्रिटी। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारण करती है और संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। ये भी सही है आपका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है 1950 प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 24 जनवरी 1950 थी। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि जो अंगीकरण की तिथि थी ये आपको याद होना चाहिए कब थी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये डेट थी, ना कि ये डेट थी, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये भी आपका अवार्ड से संबंधित है, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, 2018 का पेपर है। तो वहाँ से जो अवार्ड वगैरह है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो अवार्ड वगैरह आप तैयार रखें। ठीक है, तो सोनम वांगचुक को 2018 का रेमन मैग्सेसे सम्मान निम्नलिखित में से किस आधार पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये लद्दाखी युवाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा में सृजनात्मकता की पहल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ये करंट अफेयर से है।
तो आपके में 2018 की तो आएगी नहीं, आपको 2023 की ही जो अवार्ड वगैरह हैं उनको तैयार करना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो खेल से, यहाँ पे ये पता चल रहा है आप किस किस एरिया से करंट अफेयर पूछ सकता है। ये आपका स्पोर्ट्स से करंट अफेयर पूछे, जितने भी अवार्ड हैं इस और आपके स्पोर्ट हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप, तो 2023 या 22 में जब भी खेला गया है तो आपको उसकी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में निम्नलिखित में से कौन सी टीम पराजित हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी क्रोएशिया पराजित हुई थी उस टाइम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सूची 1 और 2 सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं जिसको आपको कह सकते हैं कि मिलान करना है। ठीक है, 1000 स्प्लेंडिड सन्स, इसके बाद तो ये शायद बुक्स हैं आपकी, ये किसके द्वारा दी गई थी, 1000 स्प्लेंडिड सन्स दी गई थी आपकी खालिद हुसैनी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अमिलियन म्यूटनीज नाउ, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये थी वीएस नाइपॉल। ठीक है, इसके बाद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसकी थी, स्टीफन हॉकिंग। इसके बाद चौथा है अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये किसके द्वारा है, ये आपके अब एक ही बचे हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको मिलान कर सकते हैं। और ये बुक्स ही है या फिर किसने कौन सी खोज की थी शायद इसके बारे में है, तो ये आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, 2 बन सकते हैं ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे देखो एसडीजी गोल मैंने आपको कराया है, तो जो बच्चे करंट अफेयर की क्लासें जो एजुकेशन से रिलेटेड मैंने करवाई हैं, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आपके बनेंगे। ठीक है, तो एसडीजी गोल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी, कितने एसडीजी गोल हैं, 17 एसडीजी गोल हैं आपके। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जेंडर रेशियो है आपका। ठीक है, तो ये भी सब एसडीजी गोल में बताए गए हैं, तो नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, मैंने ये करवाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, संधारणीय विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्धारित समय क्या है। ठीक, तो ये डेट ही पूछी कब तक इसको प्राप्त करने का समय रखा गया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2030 तक, 31 दिसंबर 2035 या फिर 2022। तो ये कब तक का लक्ष्य है, मैंने पहले भी आपको बताया 2030 तक। यहाँ पे बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो एसडीजी गोल आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, 17 गोल है। ठीक है, लक्ष्य है 2030 तक कंप्लीट करना, और 17 में क्या है मैंने बहुत डिटेल में कराया है, आप लोग यहाँ से वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जुलाई 2018 में हेलसिंकी शिखर वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर के। देखो एक तो उन्होंने बोला है कि एजुकेशनल करंट अफेयर, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपके रहेंगे वहाँ से करंट अफेयर के भी ज़्यादा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, तो ऐसे आप मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपके एजुकेशन करंट अफेयर से बन गए, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से बन जाएंगे, और 2 आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी उनको लगेगा वहाँ से। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे जितना करवाया जा रहा है आप लोग इसके हिसाब से भी इसको एक कह सकते हैं दिशा निर्देश के अनुसार अगर करते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2018 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड, तो तब उस टाइम पे यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ से आप टॉपिक देख सकते हैं, जैसे हेलसिंकी शिखर वार्ता, तो अब आप देखो गूगल पे सर्च करके देख सकते, थोड़ी मेहनत खुद भी करो। ठीक है, तो 2023 का ये शिखर वार्ता कहाँ हुआ, ठीक है, और किस किस देशों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे फीफा वर्ल्ड कप में जो अभी लेटेस्ट हुआ है, वहाँ पे कौन विजेता रहा, विजेता और उप विजेता, आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसी प्रकार से एक और करंट अफेयर का क्या था क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रमन मैक्स से, तो ये पुरस्कार वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है,
और मैं भी करंट अफेयर क्लास अलग से भी करवा दूंगी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस बार इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद भी करते चलें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएं। अभी मेहनत कर लोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने मेहनत की है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। और देखो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो इससे मेरे हिसाब से इससे अच्छा मौका नहीं है जॉब लेने का, क्योंकि पहली बार में क्या है, इतना टफ नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बार में बहुत टफ रख देते हैं, कंपटीशन भी इससे ज़्यादा फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों को उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ। देखो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन आएंगे। तो अशोक के अभिलेख की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, तो इनको सीक्वेंस में लगाना है आपको। तो सारे आपके अशोक के जो अभिलेख हैं वो सारे ही आपको पता होना चाहिए। तो टोटल अभिलेख कितने हैं, 14 अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। तो जो बच्चे क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे 14 अभिलेख कौन कौन से हैं, उसको सीरियस वाइज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग इनको सही से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब रॉक पंचम शिलालेख, इसके बाद है आपका तीसरा वाला षष्ठ शिलालेख। इसमें पूछा गया है कि धर्म महामांत्रों के कर्तव्यों को उसके निम्न अभिलेखों से उल्लेख, मतलब जो धर्म महामांत्रों के बारे में उन्होंने बताया है वो किन किन अभिलेख में उनका उल्लेख किया गया है। तो पहले में किया गया है, पहले मतलब जो 5वां अभिलेख है पंचम शिलालेख, इसके बाद जो षष्ठ शिलालेख है, ठीक है, इसमें जो आपके धर्म महामात्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब ये आपका देखो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईवीएस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, जलीय भोजन श्रृंखला में क्रमोत्तर उष्णकटिबंधीय स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ने के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रयोग किया जाता है, या फिर बायोमैग्निफिकेशन, या फिर सी दिया गया आपका कल्चरल यूट्रोफिकेशन, या फिर बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। भोजन की श्रृंखला के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी प्रकार से हम लोग 30-30 क्वेश्चन करते रहेंगे। और जो लोग कर रहे हैं ये टॉपिक, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ो तो आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। जो भी होमवर्क दिया जाता है वो करके लाओ, क्योंकि कल की जो क्लास हुई थी मैंने बोला था, लेकिन 2-3 बच्चों ने ही कमेंट किया है, इतने बच्चे देखते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करके लाते हैं। आप लोग मेहनत करेंगे तो उसका मेहनत का फल भी मिलेगा। तो इसलिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ज़रूर आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने पहले की 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार क्लासेस के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।